सुनीता अपनी बहू काजल के साथ सुबह बाजार से सब्जियां लेकर घर आ रही थी। दोनों सास बहू ताजी ताजी सब्जियां हर दूसरे तीसरे दिन ही बाजार से घर लाया करती थी। तभी सुनीता और काजल की नजर स्कूल जा रहे कुछ बच्चों पर जाती है। कुछ बच्चों की माँ उन्हें छोड़ने आई थी, तो कुछ बच्चे अपने भाई बहन के साथ स्कूल की तरफ जा रहे थे। तभी एक बच्चा अपनी माँ से जिद करते हुए बोलता है, मम्मा मेरे को 10 रुपया नहीं चाहिए, मेरे को 100 रुपया चाहिए, मुझे 100 रुपया दो ना। अरे मोरी मैया, क्या बोला? 100 रुपए चाहिए? अरे बिटवा पागल वागल हो गया है क्या? तुझे पता है 100 रुपए में मैं क्या क्या चीजें खरीद लूं? अरे लंदन घूम के आ जाऊंगी। अरे 100 रुपए तो बहुत ज्यादा मांग रहे तू, इतने तो हमारे बैंक में भी नहीं होंगे। एक काम कर, तू 1 रुपए ले ले, टॉफी खा लियो। ये चल, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए ले ले, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी मैं बिटवा। अरे मम्मा 100 रुपए ना बहुत कम होते हैं, कुछ नहीं आता इसपे। अरे 10 रुपया 1 रुपया में तो और कुछ नहीं आता, मेरे को 100 रुपया दे दो ना। अरे कहा ना बिटवा, नहीं है पैसा। अगर होता तो मैं तुझे देने के लिए मना करती क्या? इकलौता बेटा तो है तू मेरा। मम्मा मेरे सारे दोस्त बहुत पैसा लेकर आते हैं और मेरा मजाक बनाते हैं, कहते मैं गरीब हूँ। मैं गरीब नहीं हूँ, पापा अच्छा खासा कमाते हैं। अरे बिटवा, तनिक धीरे बोलो। अगर ये स्कूल वाले सुन लिए ना तो हमें जेल में बंद करवा देंगे। बोलेंगे कि धोखेधड़ी में बच्चे का एडमिशन गरीब कोटे में नाम लिखवा दे इन लोगों ने। धीरे बोल बिटवा। मुझे पैसा दो। अच्छा, एक काम कर, 20 रुपए ले ले। चल तुझे कम लग रहा है, एक काम कर, तू 50 ले ले, मेरा दिल बहुत बड़ा है। मुझे 50 रुपये भी नहीं चाहिए, मुझे 20 रुपया भी नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपया चाहिए, मुझे 100 रुपये दो। ए बिटवा चुप बिल्कुल। जब से देखे जा रही चिचियाया जा रहा है। अभी गुस्सा है ना तो 50 रुपए भी नहीं दूंगी, आई बात समझ? मम्मा देख लो, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो यही जमीन पे लेट जाऊंगा, ड्रेस गंदी कर लूंगा। मेरे को 100 रुपया चाहिए। तू लेट के दिखाएगा जमीन पे? लेट के दिखा बिटवा, मैं भी तो देखूं। आखिर मैं भी तेरी माँ हूँ। तू जमीन पे लेट के दिखा और मैं भी लेटूंगी। मैं किसी से कम हूँ क्या? नहीं देना ना तो मत दो, मैं भी स्कूल के अंदर नहीं जाऊंगा, यही करा रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बस कर बिटवा, अब तूने ना मुझे बहुत गुस्सा दिलवा दिया है। अब एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो सीधा स्कूल में जाके बैठ जाएगा, सब पैसे वैसे भूल जाएगा। मेरे को 10 थप्पड़ मार लो तब भी नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे बिटवा, अब मैं तुझसे नहीं जीत पाऊंगी। ले 100 रुपए। तू बिल्कुल अपने बाप पे गया है, वो भी मेरी एक भी नहीं सुनते। तेरे बाप भी सुबह सुबह यही करता है। किराया लगता है 20 रुपए, लेकिन नहीं, उन्हें तो 50 रुपए चाहिए। कहते कि रास्ते में छोले भटूरे खाऊंगा तो जूस पीऊंगा। और तेरी भी वैसी हरकतें हैं। दोनों बाप बेटे ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। ठीक है दे दो 100 रुपए। मेरे 100 रुपए दे दो। ये बल्ले 100 रुपए मिल गए, मजा आ गया ये। और सुन 100 रुपए तो दे दिए मैंने, लेकिन हाँ, अगर लंच हल्का सा भी बचा ना तो तेरी खैर नहीं बेटा। अरे मम्मा पागल हो क्या है? अरे जब आप मुझे पैसा दे रही हो तो लंच क्यों खाऊंगा? वो वापस ला कर दे दूंगा, खा लेना। हाँ बेटा, मेरा यही काम है ना। सुबह भोर में उठ के तुम बाप बेटों के लिए लंच बनाओ और फिर बासी तिरासी मैं ही खाऊं और तुम लोग बाहर की चीजें खाओ। सही है बेटा? अरे मम्मा आप यहाँ कैसी बात करती हो? आपने मुझे 100 रुपए दे दिए ना, बस बात खत्म। मैं तो 100 रुपए खाऊंगा। अब बात लाई लंच की, जब मैं आऊंगा ना तो देख लेना कि खाया कि नहीं खाया है। और अगर तू नहीं लंच खाएगा तो क्या होगा फिर उस लंच का? और तू उन अंकल को क्यों घूर रहा है? अरे बेटा कहाँ जा रहे, रुक तो सही। अरे अंकल। हाँ, क्या हुआ बेटा? भूख लगी आपको? नहीं लगी है। अरे रोटी खाओगे? हाँ खा लूंगा। लो खा लो। अरे बेटा, क्या है? रोटी सूखी हुई है तो घी भी है क्या? अरे बच्चा हूँ, स्कूल आया हूँ, घी लेके आऊंगा क्या? जैसा है खा लो वरना वापस दो। नहीं बेटा, मैं खा लूंगा। हाँ खा लो। और सुनो। हाँ बेटा। लंच बॉक्स धो के दे देना। लंच बॉक्स मैं क्यों धोऊं? तो तब मैं दूंगा, खा कौन जाए? मैं खा रहा हूँ। तो धोएगा कौन? तू धोएगा? तो वापस दे दो। मैं धोऊंगा बेटा। तू जा पढ़ाई कर जा।
हे भगवान, क्या होगा मेरे बेटे का। एक गार्ड को जाके अपना लंच बॉक्स दे दिया। इतने प्यार से रोटी बनाई थी मैंने। बच्चा स्कूल के अंदर जाता है और उसकी माँ भी वहाँ से चली जाती है। सुनीता और काजल दोनों घर आ जाते हैं। सुनीता बार बार उस बच्चे और उस माँ को सोच रही थी। काजल अपनी सास को ऐसे सोच में डूबे हुए देखकर बोलती है, क्या हुआ माँ जी? मैं देख रही हूँ जब से हम घर आए हैं आप कुछ सोचती चली जा रही हैं। कोई परेशानी चल रही है क्या आपके दिमाग में? अरे परेशानी कैसी बहू, मैं तो उस बच्चे और उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ। क्या हुआ? आप उनके बारे में इतना क्यों सोच रही हैं? सोच रही हूँ कि वक्त कहाँ से कहाँ आ गया। हमारे समय में तो ना हमें ऐसा कुछ करने को मिलता ही नहीं था, जैसा कि आजकल के बच्चे करते हैं। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? अरे मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ बहू कि आजकल के बच्चों को 100 रुपए भी थोड़े लगते हैं। और मेरे बचपन के दिनों में जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे 1 रुपया भी मिल जाता था ना, तो मैं तो आसमान में परियों की तरह उड़ती थी। माँ जी, तब का जमाना भी तो और था। तब 1 रुपए की कीमत भी बहुत ज्यादा थी और आज के समय में 100 रुपए की कीमत भी आपको पता ही है कितनी कम है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि कुछ आता ही कहाँ है अब। बात तो सच है बहू, अब के समय में वो पहले वाली बात है ही नहीं। वो बचपन के दिन कितने सुहाने होते थे। तुझे पता है बहू, जब मैं छोटी थी ना, तो 1 के 10 समोसे आ जाते थे। आप सच कह रही हैं माँ जी? फिर तो सही है, 5 रुपए में पूरा गांव समोसा खा लेता होगा। अरे और नहीं तो क्या बहू, तुझे पता है जब मैं स्कूल जाया करती थी ना, तो मेरे पिताजी मुझे कभी 4 आने तो कभी 2 आने ऐसे दे दिया करते थे। और 1 रुपए के ना उस समय पर 12 पेपर आते थे। और पता है बहू, मेरे पिताजी की कमाई तो बस 50 रुपए तनख्वाह थी, वो भी महीने भर की। बस 50 रुपए माँ जी? उसमें घर चल जाया करता था? बहुत अच्छे से चल जाया करता था बहू, और मेरी माँ तो उसमें से भी पैसे बचा लिया करती थी। फिर तो वो जमाना बड़ा कमाल का होगा ना? हाँ बहू, बचपन तो बड़े कमाल का था। आज के समय में वो सारी बातें है ही नहीं। चलिए माँ जी, अब मैं आपके लिए 1 कप चाय बना देती हूँ। सुबह से बाजार में घूमकर आप थक गई होंगी। अब जब बचपन की याद तूने दिला ही दी है बहू, तो एक काम कर, आज चीनी की जगह ना तो गुड़ वाली चाय बनाकर पिला दे। गुड़ वाली चाय? पर माँ जी, वो तो मुझे बनाने नहीं आती और मैं तो आज तक हमेशा बस चीनी वाली चाय पीती आ रही हूँ। तू चल बहू मेरे साथ रसोई में, मैं बताती हूँ कि कैसे बनती है। मेरी माँ हमें बचपन में बनाकर पिलाया करती थी। बड़ी ही स्वाद होती थी और पेट के लिए बड़ी अच्छी होती है। इतना कहकर सुनीता काजल को अपने साथ रसोई में ले जाती है और सबसे पहले चाय के पानी में सौंफ, इलायची, चाय पत्ती आदि जैसी चीजें डलवाकर एक काढ़ा बनवाती है। उसके बाद उसमें दूध डालकर उसे अच्छे से उबाल लेती है, जिसके बाद वो तैयार हुई उस चाय में जरूरत के मुताबिक गुड़ को मिला देती है। दोनों सास बहू आराम से बैठकर गर्मा गर्म गुड़ की चाय की चुस्कियां लेते हैं और काजल बोलती है, अरे माँ जी, ये गुड़ वाली चाय तो सच में बहुत अच्छी है। हाँ बहू, इसे पीते ही मुझे मेरी माँ और नानी की याद आ गई। जब कभी भी हम छुट्टी में मेरे बचपन में मेरी नानी के घर जाते थे ना, तो मेरी नानी ये गुड़ की चाय चूल्हे पर बनाती थी और चूल्हे पर तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाया करता था। सच में माँ जी, मैंने पहली बार पी है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। अब से मैं यही पिया करूँगी। अरे बचपन की ऐसी और भी बड़ी सारी चीजें हैं जो आज के जमाने में कोई नहीं करता। जैसे कि क्या माँ जी? आप बताइए, आपने अपने बचपन में क्या क्या किया? मेरी माँ और मेरी नानी तो हमेशा चूल्हे पर एक खास तरीके की रोटी बनाया करती थी। आजकल तो रोटियां बनाने की मशीन भी आ गई है, लेकिन तब मेरी माँ चूल्हे पर अपने हाथों पर पानी लगाकर बड़ी ही मुलायम मुलायम रोटी सेक दिया करती थी। कभी कभी तो बड़ी याद आती है उनकी। माँ जी, आपको वो बनाना आता है क्या? अरे नहीं बहू, मुझे नहीं आता वो सब बनाना, वरना तो मैं जरूर बना देती। चलिए कोई बात नहीं, अभी आप इस चाय का मजा लीजिए। ऐसे ही काजल और सुनीता खूब सारी बातें करते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। सुनीता हर दिन काजल को अपनी बचपन की बातों के बारे में बता दिया करती। काजल को अपनी सास की बचपन की बातें सुनना बहुत ज्यादा पसंद था। ऐसे दिन काजल YouTube पर तरह तरह की रोटी बनाने का वीडियो देख रही थी। तभी उसे उसी तरीके की रोटी का एक वीडियो नजर आता है जैसा सुनीता ने उसे बताया था। काजल उस वीडियो को प्ले करती है और उस रोटी बनाने के तरीके को अच्छे से देखती है। अगली सुबह काजल ईंटों का एक कच्चा चूल्हा तैयार करती है और घर में रखी कुछ पुरानी लकड़ियों से चूल्हे में लगाकर आग जलाती है।
इसके बाद वो वीडियो में बताए गए अनुसार रोटियां बनाती है, साथ ही सिलबट्टे पर लाल मिर्च और लहसुन की चटनी भी तैयार करती है। कुछ वक्त बाद जब सुनीता खाना खाने आती है, तब काजल सुनीता को वही चूल्हे पर सेकी हुई रोटी और सिलबट्टे की लाल चटनी देखती है, जिसे देखते ही सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो काजल से बोलती है, बहू ये तूने कहाँ से बनाना सीखा? बस सीख लिया माँ जी, कहीं ना कहीं से तो। इसे देखते ही मुझे मेरी माँ की याद आ गई। मेरा वो बचपन, ये दोनों चीज मैं बचपन में बड़े चाव से खाती थी। मैंने आपकी माँ जैसी तो नहीं बनाई होगी, पर एक कोशिश जरूर की है। आप खाकर बताइए कि कैसी बनी है। अभी खाकर बताती हूँ बहू। और इसके बाद जल्दी से सुनीता रोटी और चटनी का निवाला अपने मुंह में डालती है और काजल से बोलती है, बहू सच में इसका तो बहुत अच्छा स्वाद है। इसमें वही बचपन वाली खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं वापस से बचपन में जी रही हूँ। मुझे आपके मुंह से ये शब्द सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हूँ कि मेरी वजह से आपको आपके बचपन की जुड़ी हुई कोई चीज तो मिली। तू भी खा ले बहू, बहुत अच्छा बनाया है तूने। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी खाऊंगी। दिन गुजरते चले जाते हैं। काजल जैसे जैसे अपनी सास की बचपन की बातें सुनती, वैसे वैसे सुनीता के लिए आए दिन कोई न कोई ऐसी चीज बनाती जिसे सुनकर और करके उसे अपने बचपन की यादों को जीने का फिर से मौका मिल जाए। ऐसे ही एक दिन जब काजल और सुनीता आराम से बैठे थे, तभी उन्हें टन टन घंटी की आवाज सुनाई देती है और सुनीता बोलती है, अरे बहू देख ना, बुढ़िया के बाल वाला आया है। चल चल कर लेकर आते हैं। माँ जी वो बुढ़िया के बाल नहीं, गुड़िया के बाल, यानी कि कॉटन कैंडी। अरे हाँ, वही गुलाबी गुलाबी से होते हैं ना जो। हाँ माँ जी, उसे कॉटन कैंडी भी कहते हैं। अरे चल जल्दी से लेकर आते हैं। काजल सुनीता जल्द से भागकर जाते हैं, जहाँ काजल 20-20 रुपए देकर अपने और अपनी सास के लिए कैंडी फ्लॉस खरीद लेती है और घर के अंदर आ जाती है। सुनीता बड़े ही मजे से वो कैंडी फ्लॉस का आनंद लेती है और उसे खाते हुए बोलती है, तुझे पता है बहू, मैं मेरे बचपन के दिनों में ना अपनी माँ से छुपकर 2 मुट्ठी गेहूँ ले जाया करती थी और बुढ़िया के बाल खरीद लिया करती थी उन्हें बेचकर। गेहूँ से क्यों माँ जी? उस समय में पैसों से चीज नहीं मिलती थी क्या? अरे पैसे देकर भी मिल जाती थी बहू, लेकिन अनाज के बदले, सब्जी के बदले, फल के बदले भी हमें बुढ़िया के बाल, खट्टी मीठी गोली, अनारदाना, ये सब कुछ मिल जाया करता था। बहुत अच्छी बात है, पर आज के जमाने में तो कोई बिना पैसे के भी नहीं देता कुछ भी। वही तो बात है बहू। तुझे पता है बहू, एक बार जब मुझे मेरी मौसी के घर जाना था ना, तो मेरी माँ ने एक दर्जी से मुझे फ्रॉक बनवा कर दी थी और बदले में मेरी माँ ने उस दर्जी को ना 1 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल दिए थे। पर आज के जमाने में तो ऐसा कुछ भी होना बहुत नामुमकिन है माँ जी। अरे बहू, आज के जमाने में तो पहले जैसा कुछ भी नहीं है। आजकल माँ तो बस सारा दिन फोन में टुकुर टुकुर लगी रहती है और आगे बच्चे भी वैसा ही करते हैं। बात तो सही है माँ जी, आजकल तो फोन ही दुनिया का हो गया है। पहले के जमाने की माँ ना अपने बच्चों की देखभाल अपने हाथों से किया करती थी। आजकल तो बच्चा पैदा किया और बस गंगा नहा लेती हैं। उसके आगे तो उन्हें कुछ करना ही नहीं होता। एक हमारी माँ थी, हर दिन बालों में तेल लगाना, मालिश करना, अच्छे से खाना खिलाना, सारी चीजें समय पर होती थी। तभी तो आज के टाइम पर हमारे हाथ पैर इतने मजबूत हैं। जी माँ जी, आजकल की युवा पीढ़ी तो बस डाइटिंग और फिगर बनाने के चक्कर में खाना ही नहीं खाती है। ऐसे ही बातें करते करते सुनीता और काजल बुढ़िया के बालों का खूब मजा लेते हैं, जिसके बाद दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। हर दिन अपनी सास को अपने बचपन और अपने गांव को इतना याद करते देखकर काजल अपनी सास के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने के बारे में सोचती है और वो अपनी सास के साथ उसके गांव जाने का प्लान करती है। सुनीता को बिना बताए काजल अपनी और सुनीता के गांव जाने की टिकट बुक करवा देती है, जिसके बाद काजल अपनी सास को लेकर उनके बचपन की गलियों में यानी कि गाँव में पहुँच जाती है। गांव में कच्चे घर तो अब थे नहीं, लोगों के पक्के मकान हो चुके थे। चूल्हे की जगह गैस ने ले ली थी। हरियाली के नाम पर बस थोड़े ही पेड़ पौधे बचे थे। फिर भी सुनीता को अपना गांव देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहते हैं और वो काजल से बोलती है, बहू, तूने मुझे यहाँ लाकर ना फिर से एक बार मुझे मेरा बचपन लौटा दिया। अब जब आप अपने बचपन को इतना याद कर ही रही थी, तो गांव तो आपको लाना ही था ना माँ जी। पर अब गांव भी गांव जैसा नहीं रहा। ना तो माँ है, ना चूल्हा है, ना कच्चा घर है, ना वो पेड़ है, ना वो झूला है। वो सब तो मैं आपके लिए नहीं ला सकती माँ जी, पर फिर भी आप अपनी पुरानी यादों को यहाँ जी सकती हैं। आपका जब तक रहने का मन है, आप गांव में रहिए, मैं तो हूँ ही आपके साथ।
तो मुझे यहाँ तक भी ले आई है बहू, ये भी तो बहुत है ना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी अपने शहर के व्यस्त जीवन से निकलकर मैं फिर से गांव की गलियों में आ पाऊंगी। पर अब तो आ गई है ना माँ जी, अब आपका जो मन करता है वो की। ऐसे ही सुनीता काजल को अपने गांव वाले घर ले जाती है। इतने सालों बाद सुनीता को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। सुनीता काजल को सभी परिवार वालों से मिलवाती है। जैसा सुनीता अपने बचपन के बारे में काजल को बताया करती थी, वैसे ही कुछ झलकियां गांव पहुंचकर काजल को भी देखने को मिलती हैं। सुनीता काजल के साथ पूरा गांव घूमती है और बचपन की सारी बातें उसको बताती है, जिन्हें आज भी सुनीता याद करती थी और अपने बचपन को जिया करती थी। रुचि को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए एक दिन रुचि के पिता मोहन रुचि के लिए मिठाई लाते हैं और उसे मिठाई खिलाते हुए कहते हैं, अरे बिटिया मिठाई खाओ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। पापा मिठाई तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों हो? अभी तो इलेक्शन का समय भी नहीं है जो इलेक्शन जीतने की खुशी हो। लेकिन फिर आखिर बात क्या है जो आप इतने ज्यादा खुश हो, मुझे भी बताओ ना। अरे मैंने तेरे लिए मौसम विभाग में बात करी है। अरे वहाँ पर तेरी नौकरी लगवा दी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी तू नौकरी तो कर नहीं पाएगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में तो तेरा कभी मन लगा नहीं, तो नौकरी कोई तेरे को खाक देगा। इस खातिर हमने अपना विधायक होने का फायदा उठाया और पैसा खिलाकर तेरे लिए नौकरी उठा लिया। अब तू ना नौकरी करेगी, समझे? लेकिन पापा आपने ऐसा क्यों किया? मुझे वहाँ नौकरी करनी ही नहीं है, मैं तो घर में ही खुश हूँ। फिर भी आपने मेरी वहाँ अगर नौकरी लगवा दी है, फिर भी आपने मेरी वही नौकरी लगवा दी। मैं आपको घर में अच्छी नहीं लगती हूँ क्या? मैं नहीं जाऊंगी और नौकरी करने तो बिल्कुल भी नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अगर आपको अपनी विधायकी छोड़ के ये नौकरी करनी है तो आप कर लो, लेकिन मैं नहीं करूँगी। अरे पागल हो गई है का? अरे इतनी अच्छी नौकरी लगवाए हैं तेरे को, अरे सरकारी है, थोड़ी बहुत मेहनत करेगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? तेरा बाप ने इतनी मेहनत किस नौकरी को लगवाने के लिए, तो तू थोड़ी मेहनत नहीं कर सकती? तुझे दिक्कत हो रही है? अरे थोड़ी मेहनत करेगी तो तरक्की भी मिलेगी। और बात रही शादी की, अरे क्या बोलेंगे बोलो कि विधायक की बेटी अनपढ़ है। पापा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अरे विधायक की बेटी अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी हो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे पढ़ाई में जला भी इंटरेस्ट नहीं है और आपने मेरी नौकरी लगा दी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, मैं बता रही हूँ मैं नौकरी करने नहीं जाऊंगी। अरे ऐसा कैसे नहीं जाएगी? तेरा बाप भी जाएगा। अरे इतनी कोशिश करके नौकरी लगवाए हैं और तू नौकरी में नखरे दिखा रही है। अरे जाना तो पड़ेगा तुझे नौकरी करने के लिए। कल से ना ज्वाइन कर लियो, वरना एक बात याद रख, अगर नौकरी नहीं करेगी ना तो अच्छे घर का रिश्ता नहीं मिलेगा और पूरे दिन की बर्तन घिसना पड़ेगा, सोच ले। अपने पिता की बात को रुचि मान लेती है और नौकरी के लिए भी तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद रुचि को नौकरी की जानकारी मिलती है और वो नौकरी करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त निकलता है और कुछ दिन बाद रुचि को देखने विनोद नाम का लड़का अपनी माँ भावना के साथ आता है और भावना को रुचि बहुत सुंदर लगती है। उसे देखकर वो कहती है, भाई साहब आपकी बेटी तो सच में बहुत ही खूबसूरत है, हीरा है हीरा। मुझे तो देखकर ही पसंद आ गई। मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। अब आप बता दीजिए, आपको तो कोई परेशानी नहीं है ना? क्योंकि मुझे बहू चाहिए तो रुचि ही। अरे ऐसे कैसे बातें कर रही हो बहन जी? आपका बेटा भी तो इतना अच्छा है। अरे विनोद कितना अच्छा कमाता है और मुझे काफी पसंद भी है, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि रिश्ता आगे बढ़े। अरे आप शादी की बात बढ़ाइए। जी पिताजी, मुझे भी विनोद पसंद है। बाकी आगे जो भी करना है वो आपकी मर्जी है, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपका जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। सच में भाई साहब आपकी बेटी बहुत ही समझदार और गुणी है। मुझे तो काफी पसंद आई, कैसे अपने पिता की बात को ही मान लिया इसने। वैसे मौसम विभाग में काम करती है ना आपकी बेटी? मौसम की तो सभी जानकारी रहती होगी आपकी बेटी को। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बेटी तो मेरे मौसम की सारी जानकारी रखती है। अभी कुछ समय पहले वहाँ पर नौकरी लगी इसकी, बड़ी ही खुशनसीबी थी हमारी। अरे बहुत समझदार बेटी है ना। अरे अपने दम पर नौकरी पाया है इसने। और एक बात बताएंगे बहन जी, हमारी बेटी तो हमको कोई काम ही नहीं करने देती। अरे सारा काम तो खुद ही कर लेती है। बहुत गर्व होता है कि हमारी बेटी इतनी समझदार है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे भी मौसम विभाग में काम करने वाली बहू मिलेगी, मुझे भी तो कितना गर्व होगा। भाई साहब अब हम जल्दी से रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। जितनी जल्दी रिश्ता हो जाए, बात आगे बढ़ जाए, पंडित जी से हम तारीख निकलवा लेंगे और उतना ही अच्छा होगा,
क्योंकि देरी का काम मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दोनों परिवार आपस में बात करके शादी की तारीख तय कर देते हैं। कुछ दिनों बाद रुचि की शादी विनोद से हो जाती है। शादी के बाद रुचि वहाँ पर यानी कि अपने ससुराल में आ जाती है और कुछ ही दिनों में अपने घर को भी संभाल लेती है। ये सब देखकर भावना को बहुत अच्छा लगता है। भावना अपनी बहू की तारीफ करते हुए रुचि से कहती है, बहू सच में जब से तू आई है ना, तब से हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तूने अच्छे से घर को संभाल लिया है, हमें संभाल लिया। लेकिन बहू, तू शादी के बाद से अभी तक अपनी नौकरी पर क्यों नहीं जा रही है? तू नौकरी कब से शुरू करेगी, अपने मौसम विभाग वाली? माँ जी, शादी के लिए मैंने कुछ महीने पहले ही छुट्टी ली थी। अब तो शादी हो गई है, तो मुझे 1 तारीख से वापस काम पे जाना है। पर माँ जी, अगर आप चाहे तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो छोड़ भी दूंगी। मेरे लिए सबसे ऊपर मेरा परिवार है, बाद में नौकरी है। अरे नहीं नहीं बहू, छोड़ना बिल्कुल भी मत। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बहू बेटे दोनों ही साथ कमाएं, कोई भी किसी पर निर्भर ना हो। क्योंकि आजकल तो यही होता है ना कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती, खुद को भी ज्यादा तैयार करते हैं कि वह शादी के बाद भी काम करे। और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है शादी के बाद अगर काम करेंगे तो, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि मेरी बहू आत्मनिर्भर है। कुछ ही दिनों बाद रुचि वापस से अपनी नौकरी पर जाने लगती है। भावना भी काफी खुश होती है और वो पूरे मोहल्ले में अपनी बहू के बारे में बता देती है और सभी से वो मौसम विभाग में काम करने वाला बहू का गाना ही गाती रहती। ऐसे ही एक दिन पड़ोसन विमला भावना के घर पर आती है और भावना से कहती है, अरे भावना, क्या बात है, तेरी मौसम विभाग वाली बहू कहाँ है आजकल? उसको बुला तो और उससे पूछ कि आज मौसम कैसे रहने वाला है, क्योंकि मुझे आज कहीं बाहर जाना है। उससे ना पूछ ले कि रास्ते में तेज धूप होगी या बारिश होगी, तब मैं सोचूंगी कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। मेरी बहू मौसम विभाग में काम करती है तो वहीं पर होगी ना। अच्छा, उससे फोन लगा के तो पूछ कि आज का मौसम कैसा रहेगा, कि बारिश होगी या धूप होगी, क्योंकि मुझे ना अपनी बेटी के लिए ना रिश्ता देखने जाना है। विमला के कहने पर भावना अपनी बहू से मौसम का हाल पूछती है। उसके बाद वो विमला को बताती है, मेरी बहू कह रही है कि आज का मौसम काफी सुहाना रहेगा, कहीं कहीं बरसात के अनुमान नहीं है, तो तू जा सकती है। भावना की बात सुनकर विमला अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने चली जाती है। कुछ ही दूर जाने पर बहुत जोर की बारिश होती है और विमला नाले में गिर जाती है। जैसे तैसे वो घर पर आती है, लेकिन अपने घर जाने से पहले वो सीधा भावना के घर जाती है। विमला को ऐसे नाले का कीचड़ लगा देखकर भावना कहती है, क्या हुआ तुझे, ऐसे भीगी हुई क्यों है? तेरी बहू ने मुझे गलत बताया मौसम की जानकारी, क्योंकि मैं बिना छाते के गई थी बाहर इतनी तेज बारिश हुई है कि मैं नाली में गिर गई। और ये सब न तेरी बहू की वजह से हुआ है। उसने मुझे गलत जानकारी दी मौसम की। ऐसा मेरी बहू की क्या गलती है? मेरी बहू ने तो अनुमान लगाकर ही तुझे बताया था ना, और अगर अनुमान गलत लग गया तो उसमें उसकी क्या गलती है? सबका ही गलत लग जाता है कभी कभी। और रही बात भीगने की, तो वो तो तेरी गलती है ना, तुझे छाता लेकर जाना चाहिए था। ऐसे एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है। जब भी कोई भावना से मौसम का अनुमान पूछता तो रुचि जो भी बताती वो हमेशा गलत ही निकलता। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और जो भी वो कुछ बोलती उसका उल्टा ही हो जाता। कुछ दिनों बाद रुचि रोते हुए घर आती है। ये देखकर भावना उससे कहती है, क्या हुआ बहू, रो क्यों रही है? माँ जी, मैं मौसम विभाग में ना हमेशा गलत जानकारी देती थी, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया। चलो शुक्र है उन्होंने तुझे खुद निकाल दिया, वरना मैं तुझे बोल नहीं रही थी तो अपनी नौकरी छोड़ दे, क्योंकि एक भी मौसम विभाग की जानकारी तूने सही नहीं दी है। मौसम विभाग में काम करने वाली बहू बस घर में ही काम करने लगती है, क्योंकि उसके अनुमान तो सारे गलत ही होते हैं। और गलत हो भी क्यों ना हो, क्योंकि पढ़ लिख कर उसने ये नौकरी हासिल थोड़ी की थी, बल्कि अपने पिताजी की सत्ता की वजह से उसको ये नौकरी मिली थी।